मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है और आने वाले टाइम में आप लोग कोचिंग में आते हैं तो आप लोग को और ज़्यादा अलर्ट रहना है। तो मैं अपना परिचय दे दूँ। देखिए, मुझे यहाँ पे इन्विटेशन दिया गया है आने का। मैं यहाँ पे आना चाहता था, तो 1 साल मैं वहाँ पे पढ़ाया, फिर इस पुलिस लाइन में आया। तो अब मुझे आप लोग को, जैसे उन्होंने बताया कि स्टूडेंट लाइफ क्या होता है। इनफैक्ट जब हम लोग दिल्ली में थे तो एक रूम में मुखर्जी नगर में, आपने नाम, वहाँ पे सारे लोग जाके तैयारी करते हैं, तो एक रूम में 10-10 लोग वहाँ पे ठहरा करते थे और बहुत मतलब परिश्रम से वहाँ पे एक छोटा सा इंसिडेंट है कि वहाँ पे कभी कभी स्टूडेंट जो है दिल्ली में जाते थे तो उनको खाने पीने का भी प्रॉब्लम होता था। तो हम लोग क्या करते थे कि सेमिनार जब होता था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे हम लोग जो स्टूडेंट्स थे, हेलो बताइए, ठीक है कॉफी और नाश्ता। तो कभी कभी सेमिनार्स होता था, छोटा छोटा कहीं पे सेमिनार्स होता था, वहाँ के बच्चे जाके वहाँ पे खाया करते थे। तो दिल्ली में भी लाइफ बहुत ज़्यादा कठिन है वहाँ पे स्टूडेंट्स का, लेकिन वहाँ पे कम संसाधन में, और बिहार और यूपी के बच्चे जो होते थे, हाँ उसको बोलो तो हाँ, तो मतलब वहाँ पे बहुत परिश्रम करते थे बच्चे। वहाँ पे खाना, पटेल चेस्ट हो गया, मुखर्जी नगर हो गया। तो आप लोग शायद 10th 11th 12th के छात्र हैं। जी सर 10th 11th 12th 10 और 12। तो कभी कभी हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है क्या फॉलो किया जाए, आपने क्या फॉलो किया लाइफ में, कैसे क्या किया। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कोई आपको दिमाग में कोई है कि टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सारे लोग बोलते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल वो चीज़ है कि टाइम टेबल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आपको मन करे, किसी को रात को रावण का नाम सुना है आपने, तो रावण जो है वो रात को पढ़ता था, ठीक है, वो निशाचर था। तो बहुत सारे लोग रात को पढ़ना उनको पसंद होता है। किसी को ब्रह्म मुहूर्त का कॉन्सेप्ट है कि सुबह सुबह बच्चे उठ के पढ़ाई करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, तो कुछ लोग सुबह पढ़ते हैं। हमारे यूनिवर्सिटी में दिल्ली में क्या होता था कि रात को बच्चे 2-3 बजे तक अपना पढ़ते थे, उसके बाद फिर सुबह उठते थे। तो ऐसा दिमाग में मत डालिए कि टाइम टेबल जो है वो बहुत ठीक है। टाइम टेबल, कुछ लोग टाइम टेबल फॉलो करें जो कर सकते हैं। किसी का क्या होता है, जेनेटिक्स होता है, किसी का अनुवांशिक होता है कि उसको सुबह उठ ही नहीं पाता। आपके साथ होता है क्या? बहुत सुबह उठ ही नहीं पाता। जैसे मेरे साथ है कि मैं सुबह 5 बजे आज तक नहीं उठ पाया, ठीक है। तो लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि मैं 5 बजे नहीं उठ पाया और कोई आपको अगर टीचर या आपका कोई साथी बोले तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम पढ़ाई नहीं कर पाओगे, 5 बजे तो उठ नहीं पा रहे हो, हमारे ऋषि मुनि जो है वो 5 बजे उठ के पढ़ा करते हैं। तो ये जो दिमाग में मत डालिए कि बिल्कुल सेट टाइम टेबल होगा तभी पढ़ाई हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आपको मन करे। अब रावण से बड़ा विद्वान तो मेरे ख्याल से अभी इस धरती में तो नहीं माना जाता है। तो रावण जो है वो रात को पढ़ाई करते थे, वो विद्वान थे। तो इसीलिए कोई सेट टाइम टेबल नहीं है, जब भी आपको मन करे। कभी दोपहर को किसी को मन करता है, किसी को रात को मन करता है, किसी को सुबह मन करता है, अपना पढ़ाई करते हैं। और दूसरा एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मैं शेयर करना चाहूँगा कि हर एक जैसे बिहार में क्या है कि इनफैक्ट यूपी में भी साइंस को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। साइंस ही लो, जो सबसे ज़्यादा जिसका मार्क्स आता है वो साइंस लेता है। उसके बाद उसका थोड़ा कम मार्क्स आता है तो वो कॉमर्स लेता है। उसके बाद और ज़्यादा थोड़ा कम मार्क्स आता है तो होता है आर्ट्स। तो यहाँ पे क्या है कि आर्ट्स ले लिया, इसका मतलब ये स्टूडेंट अच्छा नहीं है। ये कॉन्सेप्ट है ना यहाँ पे, शायद ऐसा है, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं है, मुंबई में ऐसा नहीं है, चेन्नई में ऐसा नहीं है। तो इनफैक्ट मेरे जो बड़े भाई थे उनको क्या किया, मेरे पिताजी ने साइंस देखा और वो लगातार हर एक एग्जाम में फेल होना स्टार्ट किया। अब वो साइंस नहीं पढ़ना चाहते थे, उनको साइंस नहीं समझ में आता था, तो वो फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद आर्ट्स लिए। मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ बेसिकली। तो जो आपको हर एक चीज़ में, एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। मेरा 10th क्लास मैंने एग्जाम दिया, उसमें मैथ्स में मेरा, आप लोग मैथ्स पढ़ाते हैं, मैथ्स मेरा बहुत कमजोर था। तो मैथ्स में मेरा अराउंड 50 के आसपास आया, तो परसेंटेज बिल्कुल नीचे हो गया 10th क्लास में। लेकिन फिर मैंने आर्ट्स लिया, तो मेरा परसेंटेज इतना था कि जब मैं दिल्ली में एक स्कूल है वहाँ पे गया, CBSE बोर्ड का, तो प्रिंसिपल को मैंने बोला कि मुझे आर्ट्स चाहिए, आर्ट्स पढ़ना है। तो प्रिंसिपल मैडम ने बोला कि इतना परसेंटेज में तो कॉमर्स पढ़ लो, परसेंटेज तुम्हारा अच्छा है, कॉमर्स ले लो, आर्ट्स क्यों लेना चाहते हो। तो मैंने उन्हें कन्विंस किया कि नहीं, आर्ट्स मुझे पढ़ना है, मेरा इंटरेस्ट है उसमें। तो फिर उनको भी समझ में नहीं आया कि कोई आर्ट्स क्यों पढ़ना चाहता है। तो छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ
कि मैं क्लास के अंदर आके बैठा तो क्लास में पूरा क्लास मोरलेस आर्ट्स का खाली था। तो एक सरदार जी थे, वो मेरे साइड में बैठे हुए थे, गगनदीप सिंह बवेजा उनका नाम था। तो और कुछ मतलब लड़कियां थी क्लास में। तो मैंने गगनदीप से मैं पीछे जाके बैठ गया क्लास में, क्योंकि पहला दिन था मेरा, तो बैठा। तो मेरे उस दोस्त ने, सरदार दोस्त ने मुझे आगे बुलाया हंस के। उसने बोला कि यहाँ पे आके बैठ जाओ। तो बोला क्यों, क्या हुआ क्लास? बोला कि हम ही लोग हैं बस 10। तो मुझे लगा कि बस 10 लोग ही आर्ट्स पढ़ रहे थे उसमें, ऐसा हालत था। लेकिन उससे ये हुआ कि मैंने आर्ट्स पढ़ा। आर्ट्स में मेरे 2 सब्जेक्ट में 90 के ऊपर आया, एक पॉलिटिकल साइंस में और एक ज्योग्राफी में 94 आया और 91 आया पॉलिटिकल साइंस। उससे क्या फायदा हुआ मेरा? उससे ये फायदा हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा हर एक कॉलेज में मेरा कट ऑफ में आ गया, क्योंकि मेरा परसेंटेज ज़्यादा था। देखिए आपको अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में, क्योंकि यहाँ से लोग क्या चाहते हैं 12th करने के बाद, या तो PHU में जाए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाए ये सब यूनिवर्सिटीज़ को, जामिया मिलिया इस्लामिया भी एक यूनिवर्सिटी है। इनफैक्ट जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक फॉरेन लैंग्वेज, विदेशी भाषा का भी कोर्स होता है। मैं मतलब आपको रिकमेंड करूंगा कि विदेशी भाषा का जो कोर्स होता है उसका अगर मटेरियल यहाँ पे आता है तो बच्चों से आप साझा करिए। मेरे पास है सर। उसका इम्पोर्टेंस ये है क्योंकि 12th के बाद होता है वो एग्जाम। तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है, जिससे मैंने पढ़ाई किया है, इंडिया का टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी माना जाता है वो। तो वहाँ पे क्या है कि आप लोग के लिए क्या, क्योंकि आप लोग 12th तक यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, तो आप लोग को मैं क्या सजेस्ट कर सकता हूँ? 2 चीज़ सजेस्ट कर सकता हूँ। एक तो आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, आप IIT की तरफ जाइए। IIT की तरफ जाने के, एक IIT के साथ साथ एक और यूनिवर्सिटी है जो लोग नहीं जानते। IIT कितने होंगे इंडिया में? मोरलेस के 25 है बस। 25 IIT में लोग साइंस के बच्चे, मैथ्स के बच्चे जाते हैं। लेकिन IIT के साथ साथ एक और इंस्टीट्यूट है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, एक ISI। हाँ आपको पता जी पता। तो बच्चों को ISI के बारे में बताइए, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट भी। एक और इंस्टीट्यूट है चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, तो वो नाम मैं लिख देता हूँ। वो एक है चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, क्योंकि आप लोग मैथ्स के हैं। चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, IIT। तो जितने ज्यादातर जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, मैथ्स के स्टूडेंट हैं, वो कहीं ना कहीं उसके फिर मेडिकल होता ही है, मतलब डॉक्टरी का तैयारी होता है। IIT की तरफ सब बोलते हैं। IIT 25 और थोड़े दिन बाद 30 हो जाएगा। IIT गुवाहाटी अभी आया, फिर बहुत सारे IIT खुले, बहुत सारे NIT को IIT बनाया गया। जैसे ISM धनबाद जो झारखंड में था, उसको IIT बनाया गया। लेकिन एक इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है और एक चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट है। तो ये दोनों भी IIT से अच्छे हैं, ये हम लोग को नहीं पता है। ISI में अगर हो गया तो फिर सीधा आदमी विदेश जाता है। तो इन सब इंस्टीट्यूट्स के ऊपर भी आपको फोकस करना है। 12th के बाद क्या करना है? 12th के बाद 2-3 ऑप्शन होता है हर एक इंसान के पास। 12वीं क्लास के बाद या तो आप स्नातक के लिए आप अच्छे यूनिवर्सिटी में चले जाइए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में चले जाइए, या PHU में चले जाइए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। लेकिन मैं आपको बोलूंगा हमेशा टारगेट ऊपर रखिए कि नहीं, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही क्वालिफाई करना है। मैं जब 12th कर रहा था तो दिल्ली यूनिवर्सिटी हम लोग घूमते थे वहाँ पे। तो फिर मेरे दिमाग में था अमिताभ बच्चन जो है वो किरोड़ीमल कॉलेज से पढ़ाई किया, शाहरुख खान हंसराज कॉलेज से पढ़ाई किया। तो जब भी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के साइड से गुजरता था, जब मैं 11वीं 12वीं का छात्र था, तो हमेशा देखता था कि अमिताभ बच्चन यहाँ पे पढ़ता था, तो मतलब यहाँ पे पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। तो इसी तरीके से आपके अंदर भी एक है ना मोटिवेशन होना चाहिए कि कौन कहाँ पे पढ़ाई किया है, मुझे भी उसी तरीके से आगे बढ़ना है। तो एक तो ये बात हो गया कि हाँ, तो फायदा मेरा ये हुआ कि जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। अब किसी को मैथ समझ ही में नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अंक आते ही उसको समझ ही में नहीं आता, या किसी को साइंस समझ में नहीं आता, या किसी को आर्ट्स, हिस्ट्री, अकबर ने क्या किया या बाबर ने क्या किया, पूरा जैसे ही पढ़ता है तो नींद आना छात्र। ऐसे ही बहुत सारे छात्र मिले हैं मुझसे कि हिस्ट्री क्यों नहीं आ रही, हिस्ट्री में नींद समझ में नहीं आता, स्टोरी है, नींद आने लग जाता है। तो ऐसा भी है। तो जिसका जिसमें इंटरेस्ट हो, मेरा ये सलाह है आप सबको, मतलब बोला जाता है ना, जिसको अगर घास काटना भी जिसको अच्छा आता है उसको घास काटना चाहिए, उसमें बहुत आगे चला जाएगा। किसी को पत्रकारिता करना है तो एक पत्रकारिता का इंस्टीट्यूट है, आप लोग है ना ये नोट डाउन भी कर लीजिए, ठीक है, वीडियो तो ठीक है, नोट डाउन भी, ये सब जो मैं लिख रहा हूँ ये सब इंस्टीट्यूट्स को टारगेट करना है। मैं जब प्रोफेसर था तो मेरे एक स्टूडेंट आते थे, मेरे से पूछते थे कि मुझे JNU जाना है। छपरा था, संसाधन कम होता है, सुल्तानगंज टाइप का ही है बिल्कुल, वो भी संसाधन बहुत कम है, आप ही टाइप के स्टूडेंट्स थे। तो मुझे लगता था कि ये क्या ही JNU जाएगा। मैं उसको पहले दिन बुला रहे, जाओ क्या बात है,
फिर वो अगले दिन फिर पहुंच गया कि नहीं सर बताइए हमको जेएनयू जाना है। तो मैं भी उसको थोड़ा भगाने के लिए ये क्या जेएनयू जाएगा, मैंने बोला ठीक है 3-4 किताब मैंने लिख दिया, जाओ पढ़ाई करो जाओ। दोबारा फिर आ गया सर, मैंने बोला वो तो किताब पढ़ा, बोला हाँ सर 1-2 पढ़ लिया। मैंने बोला फिर एक काम करो ये भी पढ़ लो। तो मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था कि वो कुछ कर पाएगा, लेकिन मतलब आश्चर्य है, आज मैं यहाँ पे आया हूँ, एक बहुत बड़ा रीजन है कि मुझे आश्चर्य है कि वो जेएनयू क्वालिफाई कर गया मेरा स्टूडेंट। और बिहार में एकमात्र लड़का जेएनयू क्वालिफाई किया था ज्योग्राफी से, वो मेरा स्टूडेंट था राजेंद्र कॉलेज छपरा में। तब मुझे ऐसा लगा कि सबके अंदर पोटेंशियल है। आज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में है, वहां पे सब लोग जानते हैं गौरव सर के स्टूडेंट है, उसको बहुत इज्जत मिलता है और आराम से वो रह रहा है। अभी भी मैं जाता हूँ। और जेएनयू में खासियत क्या है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है 12वीं के बाद अगर आप इस यूनिवर्सिटी को टारगेट करते हैं तो आपको क्या फायदा होगा मैं बताता हूं। मैं तो यहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद मैंने किया ज्योग्राफी से, मैंने स्नातक किया दिल्ली विश्वविद्यालय से। उसके बाद मैं स्नातक करने के बाद स्नातकोत्तर जो है एमए के लिए मैं जेएनयू चला गया। बहुत टफ एग्जाम माना जाता है जेएनयू का, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम पूरे इंडिया में। लेकिन आपके लिए क्या इजी हो सकता है, 12th क्लास के बाद वहां पे भाषा का एग्जाम होता है, लैंग्वेज, रूसी भाषा, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, ये सब होता है। तो उसमें क्या है, वो एंट्रेंस जो होता है वो आसान आता है, बहुत आसान, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत आसान। ये किसी को पता नहीं है, वो एंट्रेंस आता है आसान। और अगर वो आप क्वालिफाई कर लीजिएगा 12th के बाद एंट्रेंस, तो उससे आपका क्या फायदा होगा, उससे फायदा ये होगा रहना फ्री, खाना फ्री, और ऊपर से सरकार पैसा भी देगा। अभी तो मेरे समय मुझे एमए में मिलता था 1500 रुपये, लेकिन अब 3000 रुपये मिलता है। तो मतलब बैठे बैठाए आपको 3000 भी सरकार दे रहा है, और उसके बाद आपको रहना और खाना भी फ्री, और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी। बिहार के बहुत सारे बच्चे वहाँ पे लैंग्वेज का पढ़ाई करते हैं, और ये किसी को नहीं पता। इनफैक्ट एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ। एक हमारा वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड था। सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे एक पार्ट टाइम कोर्स भी होता है। वो सिक्योरिटी गार्ड मेरे पास आया, तो मैंने बोला कि जेएनयू का स्टूडेंट, पहला वो, तो मैंने उसको थोड़ा सा इंडोनेशिया का एक पढ़ाई, इंडोनेशिया में एक भाषा बोला जाता है उसको भाषा इंडोनेशिया होता है, उसका उसने एग्जाम दिया, मैंने उसको थोड़ा सा गाइड किया, वो निकाल लिया पार्ट टाइम, और वो स्टूडेंट बन गया। उससे क्या हुआ कि वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड है उनको समझ में आ गया कि अगर हम स्टूडेंट बन जाते हैं तो हम लोग को लाइब्रेरी फ्री हो जाएगा, और ऐसे करते करते आगे। तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जो लैंग्वेज का कोर्स है भाषा का, उसके ऊपर आप गौरव जी थोड़ा फोकस करिएगा। मैं ट्राई करूंगा कि वहां से कुछ मटेरियल यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे साझा करिएगा स्टूडेंट से। और अगर इन लोग में से कुछ भी लोग का, इनफैक्ट जो भी लैंग्वेज के स्टूडेंट्स हैं सुल्तानगंज या भागलपुर में, वो भी यहाँ पे आके लेक्चर दे देंगे कैसे आपको वो क्रैक करना है। उससे ये होगा कि 10 साल तक आप जेएनयू में, एक तो सरकार आपको पैसा दे रही है, ग्रेजुएशन करिएगा, उसके एमए करिएगा। 10-10 साल लोग जेएनयू में रहते हैं, ग्रेजुएशन, स्नातक, एमए के बाद एमफिल के बाद पीएचडी। तो 10 साल तक आपको वहां पे कोई टच नहीं कर पाएगा, और पेरेंट्स से आपको पैसा लेने की जरूरत है। अभी क्या होता है, रोज पहुंच जाते हैं तो पेरेंट्स भी बोलता है नलायक कहीं का, पैसा मांगता है, पढ़ाई वढ़ाई करता नहीं। ठीक है, यही जहाँ तक तो बुला जाता होगा आप लोग को कि कुछ पढ़ते उड़ते भी हो कि नहीं कोचिंग में, ये वहां पहुंच जाते हो, लफंडरगिरी करते हो ये सब। तो इससे फायदा आपका ये होगा कि अगर जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूट में आपका अगर हो जाएगा, एंट्रेंस बहुत ईजी है, लैंग्वेज का जो एंट्रेंस है, यहाँ से अगर 10 बच्चे भी चले गए, एक बार ट्रेंड स्टार्ट हो गया, तो फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे आप लोग, और जैसे ही अच्छे इंस्टीट्यूट में जाइएगा तो उससे क्या होता है, कि आपको गाइडेंस की जरूरत। आज क्या हुआ, गौरव जी हैं, उनके पिताजी हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। वहां पे क्या होगा, जब यहाँ से वहां पे जाइएगा तो खुद ब खुद लोग बोलते हैं कि गाइड करिए, हमको बीपीएससी निकालना है, यूपीएससी निकालना है, ये करना है, वो करना है। मैं लोग गाइड नहीं, मैं बोलता हूँ एक काम करो, अच्छे इंस्टीट्यूट में चले, क्योंकि वो लाइब्रेरी में साथ साथ आपके बहुत सारे ऐसे लोग बैठे रहेंगे, खुद ब खुद आपको बता रहे हैं। तो अच्छे इंस्टीट्यूट में जब आप पढ़िएगा तो खुद ब खुद आपको वो नॉलेज मिलता है। तो ये हो गया कि 12th के बाद आपको क्या करना है, या तो आप स्नातक कर सकते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी जाइए, जामिया मिलिया इस्लामिया जाइए, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जाइए, सब में अप्लाई करिएगा 12th के बाद, और एंट्रेंस में उसमें जाइए। दूसरा क्या, लॉ का फील्ड है, उसके बाद आईआईटी का फील्ड है। आईआईटी का मैंने बता दिया, ये सब इंस्टीट्यूट्स के ऊपर भी आपको टारगेट करना है। और कोई मतलब, एक तो मैंने टाइम टेबल के बारे में बताया, दिमाग में ये हमेशा दिमाग में हटा दीजिए कि जो सुबह नहीं उठता है, जैसे मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूं। अब मेरे पिताजी में सुबह नहीं उठता था तो मुझे बोलते थे कि नालायक, 5 बजे नहीं अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पढ़े तो नालायक। ऐसा होता नहीं, आपका एक पैटर्न, एक समय होता है। कोई आदमी दोपहर में आते आते वो सोएगा ही सोएगा। बंगाली लोग को देखिएगा, बंगाल में कभी जाइएगा ना तो हर एक दोपहर को वो सोएगा ही सोएगा, जो बाबू कल्चर होता है।
चावल दाल भात खाया सो गए। तो हर एक का टाइम टेबल होता है, कोई किसी को रात को पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को सुबह पढ़ना अच्छा लगता है। तो ये बिल्कुल भी दिमाग में मत डालिए कि सेट टाइम टेबल, जब भी मन करे। हो सकता है कि हफ्ते में एक दिन पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, तो ऐसा नहीं है कि एक दिन आप पढ़ाई नहीं किए तो आगे आपको ऐसा लगे कि नहीं मैं पढ़ाई नहीं किया, मैं कुछ नहीं करता, ऐसा बिल्कुल नहीं। हो सकता है कोई कोई इंसान ऐसे भी होते हैं, उसको बोलते हैं शॉर्ट रेंज मिसाइल। मिसाइल को देखे है ना, एकाएक उड़ता है। तो कभी कभी देखिएगा कि अब जब शेर शिकार करता है तो पूरे दिन सोता है, एक दिन बस निकलता है और एक ही दिन में अपना काम तमाम कर देता है। तो कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि वो 2-3 दिन है ना, एक पूरा एक मंथ आप देख रहे हैं, आपके ही साथ बहुत सारे होंगे टॉप कर गया, बोलेंगे यार ये तो पूरे दिन तो क्लास में कभी हंसता रहता था, कभी इधर घूमता रहता था, कभी इधर जाता रहता था। तो वो कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कम समय में ज्यादा आउटपुट देते हैं, कम समय में ज्यादा पढ़ देते हैं। तो उस टाइप के भी स्टूडेंट्स होते हैं। तो सेट पैटर्न फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा, जो आपका इंटरेस्ट है लाइफ में वही करिएगा, भेड़ चाल नहीं होना चाहिए कि ये साइंस ले रहा है तो साइंस ही। आज हम अगर हम आज साइंस ले रहे होते हैं तो फिर तो मेरा तो मतलब बुरा हालत था, कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट आर्ट्स में था। हम आर्ट्स में गए, मेरा 91 आया, पॉलिटिकल साइंस में 94 आया, उसमें इंग्लिश में 85, इंग्लिश ठीक था, 85 आया। अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में किरोड़ीमल कॉलेज, जो अमिताभ बच्चन का कॉलेज है, वहाँ पे क्वालिफाई किए। हिंदू में भी मेरा हो रहा था, हिस्ट्री में, लेकिन मैं ज्योग्राफी दिया, फिर वहाँ पे क्वालिफाई किया। उससे फायदा क्या हुआ, अब किरोड़ीमल कॉलेज में आया, इंस्टीट्यूट अच्छा था, तो उसके कारण क्या हुआ, किरोड़ीमल कॉलेज में मेरा परसेंटेज आया, उसके बाद एंट्रेंस होता है जेईई का। अच्छे स्टूडेंट्स थे हम लोग, 6 लोग, पहली बार ऐसा हुआ 6 लोग क्वालिफाई करे ये जेईई। तो लेकिन इसका बेस कहाँ से पड़ा, बेस पड़ा जब आप इंटरेस्ट का अपना सब्जेक्ट। अभी तो मैं आगे बढ़ पाया। किसी को जर्नलिज्म करना है, पत्रकारिता देखते हैं ना यहाँ पे, किसी को पत्रकार बनना है, किसी को बोलना बहुत अच्छा लगता है, लोगों से इंटरेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है, किसी को जासूसी माइंड है, कहीं भी पहुंच जाता है, किसी नेता के पास पहुंच जाता है, कभी थाने भी बहुत सारे लोग पहुंच जाते हैं, ये बताइए क्या हुआ। तो हम लोग है ना बच उच के बोलते हैं कि नहीं मतलब ऐसा हुआ वैसा हुआ, ठीक है। तो उसमें है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, IIMC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। इसका भी जो एंट्रेंस होता है वो 12th के बाद होता है, 12वीं कक्षा के बाद इसका एंट्रेंस होता है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जिसको पत्रकारिता के फील्ड में जाना है। मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ ये सारे इंस्टीट्यूट के बारे में, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो आपकी भ्रांति है ना, यही करना है, मैथ्स पढ़ना है, पीछे पढ़, उसके बाद फिर अपना इंजीनियरिंग का एग्जाम दे देना है, बस IIT का एग्जाम दे देना है, IITian बन जाना है। इसके अलावा भी दुनिया है, इसके अलावा भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? यस सर। ठीक है, थोड़ा तेज यस बोलिए, क्लियर हुआ? ठीक है, क्लियर हो गया कि बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप पत्रकारिता, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, JNU का आप BA का एग्जाम दीजिए 12th के बाद, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरिए, DHU का फॉर्म भरिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरिए। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं, ग्रेजुएशन के बाद अच्छा परसेंटेज आएगा तो उसमें जाइए, ठीक है। तो ये सारे BPSC में क्या है, अब मैं थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में बात कर लेता हूँ। सर कोई बात नहीं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, NCERT का किताब आप लोग पढ़ते हैं? जी सर। NCERT का किताब के बारे में फोन तो नहीं आ रहा चौधरी में अभी, कोई फोन नहीं आ रहा। तो NCERT का किताब, NCERT का किताब जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट क्यों होता है? NCERT का किताब सबसे इंपॉर्टेंट, उस पर बहुत साइंटिफिक किताब है। NCERT का किताब आपको 10 बार पढ़ना है सबको, 10 बार पढ़ना है आपको सबको, क्योंकि NCERT जो है ना, आप एक बार जब पढ़िएगा आपको समझ में नहीं आएगा। ऐसा होता है कभी कभी। हम लोग तो PhD कर लिए हैं, PhD करने के बाद क्या होता है कि ऐसा लगता है कि NCERT की किताब एक बार पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स की किताब आप देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा साइंस मतलब साइंटिफिक किताब है, इतना अध्ययन करके लोग वहाँ पे लिखते हैं। तो NCERT का किताब आपको रिलीजियसली 10 बार आपको पढ़ना है, ठीक है। 11th-12th का किताब जो होता है, UPSC और BPSC का जो बेस है वो NCERT का किताब। तो जितना भी 11th-12th का NCERT का किताब है, हर एक सब्जेक्ट का, ये नहीं मैथ्स के हैं तो बस मैथ्स ही पढ़ो, हर एक सब्जेक्ट का किताब, चाहे वो सोशियोलॉजी हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, सब लोग NCERT का किताब 11th-12th का खरीदेंगे और हर एक सब्जेक्ट का किताब, हर एक विषय का बार बार उसको रिपीट और पढ़ाई करना, ठीक है। ये क्लियर है सबको? आप लोग को आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है। 11th-12th का किताब रिलीजियसली बार
और हाँ, एक और चीज़ है, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम लोग को कभी कुछ समझ में, आप लोगों को क्या समझ में आएगा, तो एक ऋग्वेद में एक श्लोक है, उसमें है पठन मात्र सिद्धंते। पठन मात्र सिद्धंते मतलब पढ़ने से ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। बोलने का तात्पर्य है, अरे नहीं समझ में आया तो रट लो, समझ में, अगर बहुत कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो रट लो। रटना भी एक विद्या है, किसी किसी को नहीं आता, कोई कोई रट के जाता है, अगले दिन सब भूल गया। तो दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, एक होता है जो रट के आता है, सीधा वहां पे लिख देता है। आने वाले टाइम में जैसे हम रटते नहीं, जैसे हम बीपीएससी का जब एग्जाम देने गए थे वहाँ पे, तो एक तो जिसमें मेरा चयन हुआ 56, 59, उसके 60-62 का भी एग्जाम दिया जो दूसरा आता है। तो क्योंकि मेरा इंटरव्यू कॉल आ गया था, हम उसमें चले गए थे। तो मेंस का जब एग्जाम दिए, 2-3 चरण में एग्जाम होता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। पहला होता है पीटी, प्रिलिमिनरी टेस्ट। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। ऑब्जेक्टिव का वस्तुनिष्ठ, बहुवैकल्पीय। वस्तुनिष्ठ में क्या, वस्तुनिष्ठ में पूछेगा कि फॉर एग्जांपल पूछेगा कि 3 प्रकार का सिल्क होता है बिहार में, तसर सिल्क, ईरी सिल्क, मूंगा सिल्क। सिल्क है ना जी सर, 8th क्लास में कौन सा सिल्क होता है? तसर। 8th में है, तसर सिल्क होता है। तो ये किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है? फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वस्तुनिष्ठ में कि खड़गपुर की पहाड़ियां कहाँ हैं, कौन से जिले में, पता है किसी को? खड़गपुर, गुड, मुंगेर में है खड़गपुर की पहाड़ियां। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोसी नदी जो है, कोसी नदी वो गंगा में कहाँ पे आके मिलती है? कोसी नदी है ना यहाँ पे पास में, जी सर। गंगा में कहाँ? बिहार का आपके आसपास का क्वेश्चन पूछ रहा हूं। बिहार का शो, बिहार में तो कहाँ? बिहार में कहाँ? बिहार में तो कोसी नदी है, गंगा में कहाँ मिलती है? कुर्सेला कटिहार में। तो ये सब क्वेश्चन हैं कहते हैं। और हर एक बच्चे के पास एक बिहार का मैप अपने रूम में होना चाहिए। कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल हम अगर पूछे कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सुपौल के दक्षिण में कौन सा है, याद होना चाहिए। सुपौल, नीचे उसके मधेपुरा हो गया, यहाँ पे सहरसा हो गया। अब सहरसा के इस साइड कौन सा है? मधेपुरा है। तो ये आपका पूरा मैप जो होना चाहिए, मैप क्लियर होना चाहिए बिहार का और इंडिया का। एक क्वेश्चन है कि गोदावरी नदी कहाँ पे है? दक्षिण गोदावरी नदी, गोदावरी नदी के दक्षिण में कौन सा नदी है? और दक्षिण, ठीक। उसके नीचे कौन सा है? कृष्णा। उसके नीचे कावेरी है, कृष्णा है, उसके नीचे कावेरी है। ये तो सिंपल सा चीज है, आप लोग बस मैप देखिएगा समझ में आ जाएगा। तो एक और आपको एडवाइस है, मैप जो है कल से सब लोग मैप देखेंगे, मैप देखेंगे इंडिया का मैप। और आप है ना सबसे पूछेगा कौन सा नदी कहाँ पे है, कौन सा पहाड़ कहाँ पे है, 9th में। तो ये तो आपको हो गया पीटी में मोरलेस यही क्वेश्चन पूछता है। तो ये तो आप लोग बिहार के बच्चे पीटी में मास्टर होते हैं, क्यों रट लेते हैं बचपन से अभ्यास रहता है। हाँ, तो बचपन से रटने का अभ्यास होता है, रट के पीटी निकल जाता है। और मेरे पास आता है पीटी तो निकल जाता है लेकिन मेंस नहीं। ठीक है, ये हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते भी थे, तो बोलते थे कि ठीक है मेंस होता है सब्जेक्टिव का मतलब क्या हुआ? विषयनिष्ठ। मतलब उसमें लिखना पड़ता है, कोई क्वेश्चन आया उसको आपको लिखना पड़ेगा। तो उसमें क्या कर रहे हैं, अपने स्टूडेंट्स को बताता था स्टूडेंट्स को, क्योंकि मुझे अंदर से डाउट था कि ये पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, हमको नहीं पता कैसे लिख पाएगा। अपने कम पढ़ के कैसे मार्क्स लाना है, ये मैं बच्चों को पढ़ाता था। पढ़ाई, मैं 60-62 का एग्जाम देने गया था वहाँ पे, एक भी दिन पढ़ाई नहीं किया था मेंस के लिए, बहुत टफ माना जाता है। तो एक भी दिन पढ़ाई करके नहीं किया, तब भी निकल गया, क्या कारण है? और एक और चीज मैंने आप लोगों को बताया था, मेरा गणित कमजोर है, एक मार्क्स से रैंक डिसाइड होता है। और मैं जिसमें मैं सेलेक्ट हुआ हूँ उसमें 50 मार्क्स का गणित आता है, स्टैटिस्टिक्स आता है, गणित आता है। 50 मार्क्स मैं छोड़ दिया और तब मेरा इसमें सिलेक्शन। 60-62 का एग्जाम दिया तो उसमें 75 मार्क्स का गणित आने लग गया, मैंने 75 मार्क्स छोड़ दिया, तब भी सिलेक्ट हो गया। तो इसका मतलब ये है कि मेंस कैसे मैंने लिखा, इसका मतलब है कि जिसको स्टोरी कहानी बनाना आता है ना, उसको मेंस निकाल लेगा। एग्जाम्पल से अगर क्वेश्चन पूछे कि आप बिहार को कैसे डेवलप करेंगे, इसका क्षेत्रीय विकास कैसे करेंगे बिहार का, सब बच्चे के पास एक ही क्वेश्चन है लेकिन आंसर सबका अलग अलग है। तो मैंने क्या किया,
आप नदी से लेके, कृषि से लेके, शिक्षा, वहाँ के इकोनॉमी से लेके, शिक्षा से लेके, हर एक चीज, मतलब जिसको आंसर बनाने की कला आती है वो ये एग्जाम निकाल लेगा। कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी क्वेश्चन आए, एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाएगा मैं बोलना क्या चाहता हूँ, और अब शायद आप लोग समझ जाएंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया था, और नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा आप पूछ सकते हैं कि क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मेंस का जब भी मैं किसी कहीं बुलाया जाता है यही एग्जाम्पल देता हूँ। इस एग्जाम्पल को समझिए और आगे अपने लाइफ में वो करिएगा। एक क्वेश्चन आया था जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के एग्जाम में, बहुत टफ एग्जाम माना जाता है। ये दिया गया था दो डायग्राम दिया गया था, पहला चित्र, दूसरा चित्र। और जेएनयू में सीट्स बहुत कम होते हैं, बहुत टफ एग्जाम होता है, ज्यादातर आईएएस आईपीएस सब अभी तो ट्रेंड कम हुआ है, जेएनयू से ही आते थे। ये दो बोला गया और इस दोनों में बोला कि आप बताइए, बस यही है क्वेश्चन, यही है कि इन दोनों चित्र के बारे में बताइए। अब किसको पता कि ये चित्र क्या है? हमको भी नहीं पता था 12वीं क्लास में, ग्रेजुएशन के बाद नहीं पता था कि ये चित्र क्या है। ये बेसिकली दोनों रोड है। अगर आपको मैं क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, एक जगह इस प्रकार का रोड है, एक जगह इस प्रकार का रोड है। अब किस रोड मतलब सड़क, क्लियर है? तो इस टाइप का रोड है, इस टाइप का रोड है, तो आपके दिमाग में क्या आंसर लिखिएगा? कुछ है किसी को आइडिया? ऐसे ही कुछ भी आइडिया, किसी को कुछ बोलना कुछ है? अब ये जो है दो रोड, अब इसके बारे में एक चीज क्लियर है ना, ये जो रोड है मैदानी इलाका का रोड है। जहाँ पे मैदान होगा वहां पे ज्यादा रोड होगा, हाँ, क्योंकि वहां पे रोड बनाना आसान होता है। आसान होता है। ये क्लियर? जी सर। तो ये चीज हमको समझ में आ गया कि ये जो रोड है वो मैदानी इलाका का रोड है। ये जो रोड है यहाँ पे कम रोड है, घनत्व तो जो है रोड का कम है, इसका मतलब ये पहाड़ी इलाका हो गया। हाँ। सिंपल। अब एक चीज समझ में आ गया कि ये जो है मैदानी इलाका है, ये पहाड़ी इलाका है। ये तो कोई भी देखेगा उसको समझ में आ जाएगा जो स्नातक का छात्र है। ये हमको अच्छे से पता था कि सब लोग लिखेगा इस टाइप, लेकिन इसके आगे आप क्या करिएगा? मार्क्स उसी का आता है, टॉप वही करता है जो दूसरे से अलग आंसर लिखता है। ये हमेशा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जब हम एग्जाम देने जाते थे तो पहले पूरे क्लास को पीछे देखते थे और उसके बाद देखते थे कि इन सब जितने लोग बैठे हैं इनसे तो अलग लिखूंगा, आंसर अलग लिखोगे तभी मार्क्स आएगा। मैंने क्या किया, अब वही चीज सिखा रहा हूँ। मैप क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको मैप पढ़ना इंडिया का और बिहार का क्यों इंपॉर्टेंट है। सीधा मैंने क्या किया, मैप बनाया नॉर्थ ईस्ट। एक मैप आप है ना अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में इंडिया का और बिहार का मैप रखिए, बच्चे देखते रहे। मानचित्र याद है जी सर? देखिए थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट जो हमारा पूर्वी चिकन नेक मणिपुर है, नागालैंड यहाँ पे है ना, तो चिकन नेक से जुड़ा हुआ है। चिकन नेक भी है वहाँ पे मैंने ये रोड को इसके ऊपर अंकित कर दिया और यही डायग्राम यहाँ पे लिख दिया गुवाहाटी, यहाँ पे लिख दिया शिलोंग, यहाँ पे लिख दिया ईटानगर, यहाँ पे लिख दिया रोइंग, यहाँ पे लिख दिया सिलचर। ये सब जगह का नाम है। जैसे ही मैंने मैप के ऊपर ये वाला रोड डाल दिया तो जो पेपर चेक कर रहा था उसको लगेगा कि मैंने रोड का चित्र दिया और ये तो पूरे मैप के ऊपर ही डाल दिया और बता दिया कि कहाँ पे ये रोड है। ये मैं कैसे कर पाया? क्योंकि मैप मेरा पूरा क्लियर था। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिस टाइप का क्वेश्चन आता है उसके लिए मैंने क्या किया, उत्तर प्रदेश का बनाया, यहाँ पे लिख दिया लखनऊ, यहाँ पे लिख दिया इधर कानपुर, ऐसे करके बना, क्योंकि मैदानी इलाका का रोड। तो जब भी कोई क्वेश्चन आए तो उसमें आपका दिमाग अप्लाई करना है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन जो भी पूछा जा रहा है एप्लीकेशन में जाइएगा, आपसे एप्लीकेशन बेस्ड पूछा जाएगा कि आप सुल्तानगंज के हैं तो सुल्तानगंज को कैसे डेवलप किया जाए। अगर आपसे पूछा जाए, छोटा सा है और मैं चाहता हूँ कि कोई जवाब देगा इसमें, ठीक है? अगर सुल्तानगंज के आप बाशिंदे हैं, निवासी हैं, तो आप सुल्तानगंज का अगर क्षेत्रीय विकास करेंगे तो मुझे 2-4 पॉइंट बस बताइए, आपको कुछ भी पॉइंट बताइए, कैसे इसको डेवलप कैसे कर सकते हैं? पानी बोलते पानी है यहाँ पे, और कुछ है? शिक्षा, ठीक है, शिक्षा सुल्तानगंज, ठीक है, शिक्षा। लेकिन सुल्तानगंज में ऐसा क्या क्या चीज है जिससे आप आर्थिक विकास हो सकता है? घाट का विकास, गंगा घाट का विकास। सबसे इम्पोर्टेंट सुल्तानगंज में क्या चीज है? गंगा घाट का विकास। घाट पूरा इंडिया में फेमस है, पूरे बिहार में फेमस। कृष्णानंद फील्ड का विकास, कृष्णानंद फील्ड का विकास। इससे देखिए, अगर आप घाट का डेवलप कर देते हैं, इसको टूरिस्ट स्पॉट बना देते हैं और ज्यादा, बाहर से और लोग को बताते हैं, तो आपका इकोनॉमिक खुद बढ़ेगा।
तो सुल्तानगंज का डेवलपमेंट का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ का रिलीजियस इंपॉर्टेंस, धार्मिक इंपॉर्टेंस। कितने लोग सावन में आते हैं, सावन में जब लोग आते हैं, आप एक बात बताइए, यहाँ पे जितना आपका दुकान देखते हैं, अगर आप में से अगर गौरव जी ही यहाँ पे एक दुकान खोलते हैं फॉर एग्जाम्पल सावन के समय, आपके जो टीचर है, अगर यही दुकान, इनको बहुत प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका धार्मिक जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा यहाँ के विकास में। और क्या क्या हो सकता है ये आपको सोचना है, यहाँ पे क्या पोटेंशियल है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, सुल्तानगंज आपसे इंटरव्यू पूछेगा सुल्तानगंज में कैसे डेवलप करेंगे, वहाँ के अगर आपको बना दिया जाए देगा ही, तो आप बताइएगा वो टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, बाहर से लोग आएंगे, आर्थिक विकास होगा तो मतलब यहाँ पे शिक्षा बढ़ेगा, स्कूल्स बनेंगे, डेवलपमेंट होगा। तो आप धार्मिक इंपॉर्टेंस से उस चीज को कर सकते हैं। बच्चे ज्यादा पढ़ाई पर ध्यान देंगे, ट्रिपल लोडिंग नहीं चलेंगे। ट्रिपल लोडिंग कोई चलता है यहाँ पे? नहीं। यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, मैं यहाँ पे आप लोग से इंटरेक्शन करके जा रहा हूँ। होली आ रहा है, सब लोग यहाँ पे आपकी शिक्षा देने वाले हैं, हम लोग भी यहाँ पे आए हैं, पुलिस विभाग भी आया है। आप लोग से ये मेरा सबसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, कोई भी ट्रिपल लोडिंग नहीं चलेगा। चलता है सर, ट्रिपल लोडिंग और बिना हेलमेट ट्रिपल नहीं देखिए आप नहीं अब नहीं चलेगा, आप नहीं चलेगा, ठीक है। आप लोग मुझे यहाँ पे आश्वासन दे रहे हैं, सब लोग जी सर, प्रॉमिस कर रहे हैं, जी सर, ट्रिपल लोडिंग नहीं चलेगा, यस सर, ठीक है। ट्रिपल लोडिंग हेलमेट पहनेंगे। क्या है ना, कभी कभी क्या होता है कि लड़का अकेले जब रोड पे कोई चलता है ना तो साइड में चलता है, एक मनोविज्ञान होता है जी। जब 3-4 बच्चा हो जाता है वो सड़क के बीच में चलता है, उसको लगता है कि हम मतलब कुछ है। हाँ, ये मानसिकता हटाना है। आप जेएनयू क्वालिफाई करिए, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी क्वालिफाई तब आप कुछ है, अच्छे, तब आपको हम दबंग मानेंगे। आप यहाँ पे अगर लफूगिरी करिएगा तो कोई फायदा नहीं, ठीक है। आप वर्दी पहन के अगर कुछ करिएगा तो हम मानेंगे। उसके लिए आपको करना क्या है, मैं चाहता हूँ कि वो लैंग्वेज का जो कोर्स है इसके लिए मैं एक यहाँ पे बुलाऊंगा एक टीचर। खुद मैं भी स्पेनिश में डिप्लोमा हूँ सर। स्पेनिश में आप हैं तो जेएनयू का आपको पता है, इंडियन का पता है, उसका मटेरियल में है ना, यहाँ पे कुरियर करवा दो जी। बिल्कुल सर, थैंक यू सर, ठीक है। यहाँ कुरियर और उसको एक बार अवगत करा दीजिए जी सर। उसका क्या होगा कि उसको रोटेशन बेस्ड मटेरियल कम होगा, हाँ, सब लोग में बांट देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन बेसिक मैंने क्रक्स आपको, हाँ तो एक मेंस हो गया और लास्ट में इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू में जो होता है, इंटरव्यू में आपको एक ही चीज देखना है कि ज्यादा झूठ नहीं बोलना। यहाँ का मैंने एक एग्जाम्पल देता हूँ तो समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा हूँ। मैं जब प्रोफेसर था, एक स्टूडेंट से पूछा झांसी का है, झांसी शहर का नाम पता है? झांसी, जी सर, ठीक है। तो झांसी का है, तो मैंने बोला कि झांसी का है, तो बोलता है कि मध्य प्रदेश में है, वो बेसिकली बॉर्डर है। तो नहीं उत्तर प्रदेश में। हाँ प्यार से बोला, तो नहीं सर मध्य प्रदेश में है। मैंने बोला कि नहीं आप एक काम करिए, आप जाके देखिए। तो यहाँ के स्टूडेंट्स के अंदर ये है कि आप हम्बल रहिए, जो टीचर बता रहा है वो आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा, ज्यादा एक्सपीरियंस है, बाहर से पढ़ के आया है। तो इंटरव्यू में यहाँ के स्टूडेंट से क्या होता है, फॉर एग्जांपल पूछे सुल्तानगंज पूछ दिया, सुल्तानगंज में मतलब कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछे तो बहस नहीं कर, गलत भी बोल रहा है यहाँ का स्टूडेंट, नहीं सर यही सही, नहीं सर यही सही, ये सब नहीं कर, हम्बल होना है। और जो आपके अंदर है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन आंसर नहीं पता, तुक्का मत मारिए, बोले सर हमको ये आंसर का नहीं, क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, सॉरी सर हम याद नहीं कर पाए। तो इंटरव्यू का मेन मंत्र क्या है, ईमानदारी, ईमानदार रहिए, बरगलाइए मत इंटरव्यूअर को, उसको समझ में, बुरा लोग होता है समझ में आ जाता है। आपसे कुछ पूछे, एग्जांपल दे देता हूँ। एक मेरा मित्र था, वो यूपीएससी का इंटरव्यू उसका चल रहा था, तो उसे पूछा गया, जब हम लोग नेट का एग्जाम होता है, क्योंकि आप लोग पता है नेट जेआरएफ का एग्जाम होता है, उसके लेक्चरर बनते हैं। तो हम लोग वो एग्जाम दिए हैं, उसके बाद फिर हम लोग उसके बाद लेक्चरशिप में आए थे वो एग्जाम देने के बाद। तो उससे पूछा गया इंटरव्यू में कि आपका नेट हुआ है, तो बोल दिया कि सर नेट हुआ है, आप क्या बात कर रहे हैं, मेरा जेआरएफ भी हो गया है। तो उसको इंटरव्यू से निकाल लेंगे। जो कितना अच्छा लग रहा है, शालीन है ना बच्चा। इसी तरीके से पूरा डिसिप्लिन मेंटेन रखना है। तो 3 प्रकार में मैंने बता दिया, पीटी, मेंस और इंटरव्यू। इंटरव्यू में ईमानदारी चाहिए, मेंस में क्या चाहिए, एप्लीकेशन। कोई भी क्वेश्चन आए अच्छे से लिख दो बना बना के, उससे जितना संपादक की पढ़ाई करो, कुछ भी क्वेश्चन आए उसको। पीटी में क्या है, आपको रटना होता है, तो पूरा उसको रट लो। उसके बाद सारा दूसरा मैंने बताया कि डिफरेंट इंस्टीट्यूट पे टारगेट करो, यही नहीं कि ऐसे पढ़ना है उसके बाद इधर चल जाना है, ये नहीं, बहुत सारा ऑप्शंस खुला हुआ। इंटरनेट पे जाओ, देखो कैसे क्या करना। और अब लास्ट में मैं आप लोग से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो आया। देखिए पुलिसिंग जो है ना, उसमें पुलिसिंग में एक चीज क्लियर रखिए,
10,000 साल से सिपाही कम होता है, जनता ज्यादा होता है। जी सर। सिपाही, हम लोग पुलिस बल कम है। जी सर। तो एक सामुदायिक पुलिसिंग होता है, कम्युनिटी पुलिसिंग। कम्युनिटी पुलिसिंग का मेन लॉजिक क्या है? 2 लॉजिक है। पहला, हम लोग जनसंख्या में कम है, आप लोग ज्यादा है, तो आप लोग को हम लोग का साथ देना है पुलिस को। आप लोग आंख और कान बनिए पुलिस का, कोई भी दिक्कत होता है, कुछ भी होता है, आप इन्फॉर्म करिए थाने को। इसको सामुदायिक पुलिसिंग बोलते हैं। दूसरा लॉजिक ये है कि पुलिस का ही बस कर्तव्य नहीं है लॉ एंड ऑर्डर, विधि व्यवस्था बस पुलिस का ही कर्तव्य नहीं है, आप लोग भी समाज के पार्ट हैं। विधि जिनके लिए है, आप लोग का भी दायित्व बनता है, कर्तव्य है कि आप पुलिस के साथ खड़े रहें। विधि व्यवस्था में शिवरात्रि हुआ था। जी सर। शिवरात्रि में आप देखिए एनसीसी के जो मुरारका कॉलेज के थे, अभी उन लोगों को आप पेपर में पढ़े होंगे, जी सर। सम्मानित भी किया गया था थाने से। जी सर। ठीक है, हाँ। उनको सिग्नेचर करके प्रशस्ति पत्र दिया गया मेरे द्वारा। वो क्यों? क्योंकि वो विधि व्यवस्था में आप ही लोग टाइप के स्टूडेंट्स थे, जी सर। विधि व्यवस्था में आगे आके पुलिस का प्रशासन का हेल्प किए। तो हम लोग यही अपेक्षा करते हैं कि आप लोग भी इसी तरीके से आगे आके हम लोग का हेल्प करें। और मेरे से कुछ भी देखिए, अभी समय तो हम लोग के पास कम होता है, ठीक है, आधे घंटे का समय लेके आए थे, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट्स हैं। मैं भी पहले प्रोफेसर रहा हूँ, स्टूडेंट्स के साथ रहा हूँ, तो मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, इसलिए आप लोग को समय, मैं सोचा कि आप लोग को समय दिया जाए। तो बस आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग वाहन जब चलाते हैं तो ट्रिपल लोडिंग मत करिए, हेलमेट पहन के जाइए, ठीक है। और ये सब इंस्टीट्यूट्स के ऊपर टारगेट करिए। जिस दिन आप लोग का इसमें से किसी का लैंग्वेज का होगा, मैं खुद इस थाने में ना आपको पुरस्कृत करूंगा। और मुझे दिल से खुशी मिलेगी कि यहाँ के स्टूडेंट्स जो है सुल्तानगंज के, क्योंकि ये मेरा पहला पोस्टिंग है, मेरा पहला एज ए टीएसपी ट्रेनी, पहला मेरा थाना पोस्टिंग है। उसके बाद मैं थाना नहीं आऊंगा कभी, फिर मैं सब डिवीजन में बैठा करूंगा। तो पहला पोस्टिंग है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, तो ठीक है, ये प्रॉमिस कर रहे हैं, पहले आप प्रॉमिस करिए। प्रॉमिस सब लोग जी सर। पीछे बैठे हुए हैं। यस सर, यस सर। पीछे वाले यस सर। तेज ठीक है। और कोई भी ऐसी दिक्कत आती है तो हम लोग हैं आप लोग के साथ, और अच्छे से पढ़ाई करिए। शुभकामनाएं हैं हम लोग का, प्रशासन का। और फिर कभी समय होगा, कभी बुलाएंगे आप लोग के, बिल्कुल बुलाएंगे, जितने भी इनवाइट करेंगे हम लोग बिल्कुल इनवाइट करेंगे। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक। थैंक यू सर।